आज की ये क्लास बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो या नहीं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक ये सेशन को ज़रूर वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और अपना अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना हमारा स्कोर गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 4 फरवरी को आपका पेपर कैसा आएगा, यानी कि 4 फरवरी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। तो आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके टॉप लेवल के हैं। क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँ उससे संबंधित जो जानकारी बताऊं आप लोग वो सारी की सारी जानकारी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है साथियों, नवजात। देखिए नवजात की जब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब साथियों ये होता है कि अभी अभी जिसका जन्म हुआ, क्या अभी अभी जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं नवजात। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, नटराज शब्द की अगर बात करें, यानी कि नृत्य क्या राजा, यानी कि नृत्य के राजा को बोला जाता है नटराज, आप लोग याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर नवोड़ा की बात करें तो नव विवाहित स्त्री, क्या नव विवाहित स्त्री की अगर बात करते हैं साथियों, नव विवाहित स्त्री, क्या साथियों आप लोग याद रखेंगे। अगर नवोड़ा आ जाए तो साथियों नवोड़ा बोला जाता है नव विवाहित स्त्री। और नवोदित अगर बात करें तो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसको नवोदित बोला जाता है। तो ये आपके 4 सवाल बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला सवाल है, कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सभी सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए गाय कभी भी शुद्ध नहीं होती साथियों, गाय तो हमेशा शुद्ध रहती। यहाँ पर दूध का मसला है, दूध शुद्ध है या नहीं। तो यहाँ गाय का शुद्ध मिलता है, ये होना चाहिए, या यहाँ पर किसी भी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए यहाँ पर शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये भी गलत है। यहाँ शुद्ध गाय, ये भी गलत। तो मैं कहूँगा सही आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर बात करें दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी कि सुरेश बेहरमी से सबसे पेश आता है। यानी कि बेरहमी का आपका मतलब क्या होता है, विलोम। तो यहाँ पर रहमदिली हो जाता है, आंसर ए राइट हो जाता है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में 3 विकल्प में त्रुटि है जबकि एक सही है और सही वाले विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है ये बताना। कह रहा कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ये सही है। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, ये नहीं आना चाहिए। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो ये आपको रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी सही नहीं है। तो सबसे शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर साथियों हम बात करें कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, नश्वर का आपको विलोम बताना है साथियों। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संपन्न का विलोम क्या होता है, यानी संपन्न का विलोम आपसे पूछा जाए तो साथियों यहाँ पर विपन्न होता है। और उसके अलावा साथियों दानव का विलोम क्या हो सकता है, तो दानव का विलोम साथियों मानव हो सकता है। सहित की अगर बात करें तो सहित का विलोम साथियों विहित होता है और यहाँ पर विहीन होता है। और नश्वर का विलोम साथियों अनश्वर होता है। ये भी साथियों आप लोग जानकारी याद रखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वो क्या है आप लोग देखिए और बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी गई एक भी पुस्तक नहीं। हाथ से लिखी गई पुस्तक के लिए एक शब्द पांडुलिपि होगा। इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, तो एक भी पुस्तक की अगर हाथ से लिखी बात करें तो इसको पांडुलिपि बोला जाता है। यानी कि हाथ से लिखी एक तरीके से है तो उसको पांडुलिपि बोला जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल,
कहा जा रहा है कि साथियों रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी कि दुरुपयोग का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। आपको पता है कि कठोर का विलोम क्या होता है, कठोर का विलोम साथियों कोमल होता है, और दुरुपयोग का विलोम साथियों सदुपयोग होता है। क्या होता है? सदुपयोग होता है। और उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी के 20 सवाल आप लोग चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना रह पाता है। कह रहा कि मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, या मैं अपनेपन में, ये तो होगा ही नहीं, मैं कल में अपने, ये भी नहीं होगा, तो मैं दिसंबर में या मैं गाड़ी में, यानी कि मैं दिसंबर आपका सही हो जाएगा। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, ये आपका सही हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि ईश्वर की शरण में जाना उद्धार प्राप्त करने का एक मात्र मार्ग है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? कह रहा उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर बताना है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। उद्धार शब्द की अगर हम बात करें तो उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, क्या होता है? मुक्ति। उद्धार का मतलब होता है परित्राण, और लेकिन उद्यम साथियों इसका मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहा कि अलादीन का चिराग, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? देखिए, भाग्य खुलना नहीं, आमना सामना होना नहीं, आश्चर्यजनक वस्तु, बिल्कुल साथियों आश्चर्यजनक वस्तु को बोला जाता है, ये तो अलादीन का चिराग है। अगला देखिए साथियों, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चुनिए। यह कह रहा कि विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्याधन अर्थी, यानी कि विद्याधन अर्थी की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर शब्द के योग से बना ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर शब्दों के योग से बना है, ये होना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा। कुल मिला के आपका जो आंसर जाता है, दिक्कत आपका शब्द नहीं आना चाहिए, शब्दों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि झांसा देना, इसका मतलब धोखा मिलना, या धोखा देना, या धोखा होना, या भड़काना। देखिए, झांसा देना, झांसा मिलने का मतलब होता, मैं कह सकता हूं कि धोखा मिलना। देखिए, झांसा देने का मतलब होता है धोखा देना। तो कुल मिला के सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य आपको लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, और राम की तुलना में कबीर से मत करो, मतलब राम की तुलना कबीर से मत करो, यह मशीन सब कार्य करती है, और औरत में बहुत शक्ति, ये वाला बहुत शुद्ध वाक्य हो जाता है, और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों कहा जा रहा है कि देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है, यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित भाग है उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। यानी कि देवताओं के लिए, उपवन के लिए एक शब्द क्या हो जाता है साथियों? इसको नंद कानन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंदन कानन बोल सकते हैं, ये उपवन को बोला जाता है देवताओं के। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल साथियों कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी वही चीज है, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताइए। चौड़ी यहाँ पर साथियों कैसे लिखा जा रहा है? ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन चौड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है साथियों? मैं अगर बात करूं, चौड़ी कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? ये वाला शब्द आना चाहिए, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा कि अब आपको पर्यायवाची बताना है। कह रहा कि महिला शब्द का पर्यायवाची साथियों आपको बताना है क्या हो सकता है। चलिए भाई, वैसे तो महिला शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि महिला की अगर हम बात करते हैं तो महिला को नारी कहते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं? महिला को साथियों औरत कहते हैं। महिला को साथियों और क्या बोलते हैं? रमणी बोलते हैं, और महिला को वलिता भी बोलते हैं। अगर महिला का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो साथियों के जितना मैं बता रहा हूं उसमें से ही आपको पूछा जाएगा। महिला को कांता भी बोला जाता है। क्या महिला को स्त्री नहीं बोला जाता है? इसको अबला भी बोला जाता है, और इसके अलावा कामिनी भी बोला जाता है। बहुत सारे वर्ड हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कि स्त्री मैंने यहाँ पर लिखा है, तो स्त्री नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, महिला को स्त्री भी बोला जाता है। इस प्रकार राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर पूजा शब्द की बात करते हैं। पूजा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से बन सकते हैं? जिसे हम उपासना कहते हैं, और उसके अलावा कहते हैं कि पूजा कर लो, अर्चना कर लो। तो पूजा कह लो या उपासना कह लो या अर्चना कह लो, एक ही चीज़ है। अच्छा, इबादत भी इसको बोला जाता है उर्दू में, और बंदगी भी बोलते हैं इसको, कि भाई किसकी बंदगी करते हो, है ना। तो ये सारे पूजा के पर्यायवाची हो जाते हैं साथियों। और उसके अलावा साथियों अचर शब्द की
अगर बात करें तो इसका पर्यायवाची होता है साथियों अचल, क्या होता है, और उसके अलावा इसका पर्यायवाची जड़ और इसका पर्यायवाची साथियों स्थावर होता है। और इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीता शब्द की अगर यहाँ पर बात करें तो सीता को साथियों क्या बोला जाता है साथियों, जानकी बोला जाता है। सीता का पर्यायवाची जानकी, और उसके अलावा साथियों मैथिली हो जाता है, क्या हो जाता है, मैथिली हो जाता है। तो इतनी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए साथियों कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जाती है। उसको तो साथियों चक्रपाणी बोलते हैं, जिसके हाथ में चक्र होता है उसको साथियों चक्रपाणी बोला जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अच्छा, यहां पर अगर बात करें चंद्रमौली किसे बोला जाता है, जिसके सर पर चंद्रमा हो या सिर पर चंद्रमा हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जिसके सर पर चंद्रमा हो तो उसको साथियों क्या बोलते हैं, उसको साथियों चंद्रमौली बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंदिवर शब्द की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर नीले रंग के कमल को, यानी कि आप लोग देख लीजिए नीले रंग के कमल को साथियों क्या बोला जाता है साथियों, यहाँ पर इंदिवर बोला जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ईशान भी आपसे पूछा जाता है, तो पूरब और उत्तर, ठीक है ना, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को साथियों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साथियों यहाँ पर ईशान। यानी कि पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको साथियों बोला जाता है, उसको बोला जाता है साथियों ईशान बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं देखना चाहिए। यानी कि साथियों तत्भव रूप का सही विकल्प करिए। मेरे ख्याल से ये तत्सम 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो कुल मिला के आपको ये बताना है, ठीक है ना। अब अवगुण एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द आपका अवगुण हो जाता है। अवगुण कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए। अगला कहा जा रहा है साथियों ठिकाना ना रहना। ठिकाना ना रहना इसका मतलब साथियों क्या होता है, कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। नहीं साथियों, कहीं जगह न मिलने को साथियों बोला जाता है ठिकाना न रहना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर खाली जगह की योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है और भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। भटकते मन को प्राप्ति भी प्रदान की जा सकती है, भटकते मन को क्रांति भी प्रदान की जा सकती है, या भटकते मन को भ्रांति भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे सटीक आपका ए आ जाता है, यानी कि योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है, वह भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आपसे पूछा जा रहा है, जीके के क्वेश्चन आपके आ चुके और इन जीके के क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों चेक करिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। और अगर आप बात करें कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर बटे सेकंड होता है, मीटर बटे सेकंड होता है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। चलिए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी, 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल की बात चल रही, देखा जाए तो यहाँ पर फील्ड हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का आपका राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है, और उसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो इसका भी राष्ट्रीय खेल पूछा जा सकता है ना। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल साथियों बिल्कुल पूछा जाता है, बेसबॉल हो जाता है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों चीन की, तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा क्या नहीं जा सकता, चीन का राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस है। क्या आपका साथियों है, टेबल टेनिस है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों बांग्लादेश की, क्या बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी हो जाता है, जैसे हम लोग खेलते हैं गांव घर में, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नहीं, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये भाग मैं आपको बता रहा हूँ, भाग नंबर 4, यानी कि इस भाग में साथियों अनुच्छेद कौन कौन से हैं। इस भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है। इस अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किसका जिक्र किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरीके से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं हो सकता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना ये बिल्कुल हो जाता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये भी है, और कृषि एवं पशुपालन का गठन ये भी है, और विधायक को कार्यपालिका से अलग करना ये साथियों इंक्लूड नहीं होती है। अब नहीं है तो राइट आंसर यही हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए। 1951 में जो पहला एशियाई खेल हुआ था ये साथियों कहाँ पर हुए, ये इंडिया में हुए, और इंडिया के नई दिल्ली में हुए। कहाँ पर हुए साथियों, इंडिया के नई दिल्ली में हुए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों, ये जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हर एक अलग क्लास आपको प्रोवाइड करने से बेटर है कि एक ही क्लास में सारा का सारा आपका जो है कवर हो जाए टॉपिक। यानी कि 1 घंटे की क्लास भी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर 55-40 मिनट्स की होती है। तो ये 1 घंटे में आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड हो सके कि आपकी तैयारी अगर 19 है तो 20 से 25 बनाने की कोशिश हमारी रहती है। हर एक क्लास में नंबर आप प्राप्त करिए, और अगर आप अपने एग्जाम तक ये डेली क्लास करते हैं साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसके संस्थापक साथियों वहाँ पर खान गफ्फार खान। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है जो शब्द का अर्थ क्या होता है। अब आप लोग कथक की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कथावाचक। क्या होता है साथियों, कथावाचक होता है। और उसके बाद कहा जा रहा है साथियों कि बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं, बिल्कुल, जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, यानी कि एक खेल में 5 खिलाड़ी हैं तो दूसरे खेल में भी 5 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे करके होता है। उसके बाद देखिए भारतीय जनगणना के संदर्भ में जो साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर अगर बात करें कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत नहीं, उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं ये भी नहीं, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साथियों ये आपका साक्षरता प्रतिशत का मतलब होता है राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए 1944 की जब हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर 1944 में कुछ उद्योगपतियों का एक समूह था, और उन्होंने किस पर जोर दिया, इन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया। और इसी को साथियों क्या बोला जाता था, इसी को बोला जाता था, इसकी स्थापना के लिए एक प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया था, और इसी प्रस्ताव को बॉम्बे आपका प्लान बोला जाने लगा। और इसको 2 भागों में पार्ट डिवाइड किया गया, पहला भाग 1944 और दूसरा भाग 1945। तो इसी को आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में भारत में बॉम्बे प्लान कितने भागों में बांटित किया गया, तो ये आपका 2 भागों में बटा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो इनके पोते के नाम क्या थे, आपका अशोक इनके पोते का नाम था, अशोक इनका राइट आंसर हो जाता है। फॉर्मिन फेस्टिवल कह लो या पर्व कह लो, ये कहाँ पर साथियों मनाया जाता है, तो ये साथियों 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। और उसके बाद साथियों जलियांवाला बाग और हत्याकांड परिणाम स्वरूप हुआ, किसके परिणाम स्वरूप हुआ ये बताइए। जो 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। अगला सवाल साथियों देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी, तो यहाँ पर 2007 से 2012 थी। अगला देखिए साथियों, कह रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये साथियों 1949 में पारित किया गया था, आप लोग याद रखेंगे।
अब कह रहा है साथियों कि आगा खान का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का पहला जो क्लब जो संगठन किया गया था, ये कब संगठन किया गया था, ये 1861 में संगठित किया गया था। हॉकी की एक सबसे बड़ी संगठन जो है आपका, जिसको हॉकी महासंघ बोला जाता है, इसकी स्थापना कब की गई, ये आपसे अगर पूछा जाए तो 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय है, तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अगर आगा खां की बात करें तो ये साथियों हॉकी के खेल में दिया जाता है, ठीक है ना। और भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है, यानी कि यहाँ पर जैन सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर आपके 80% के आसपास आपके मोटे मोटे जो हैं हिंदू जी हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ से आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के वो क्वेश्चंस हैं जो आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों ये सभी सवालों को आप लोग देख लीजिए कितना स्कोर आपका आता है। तो अगर ये सवाल आपके सामने आ जाए, कह रहा कि एक सर्किल टाइप का हो और एक लाइन खींची हो, दूसरे सर्किल में 2 लाइन हो और तीसरे सर्कल में 3 लाइन हो, चौथे में 4 लाइन हो। ये सर्कल नहीं है, ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, आप लोग देखिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें लाइनों से मतलब है क्या, देखिए 1 2 3 4 लाइन और यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो ये नहीं है कि यहाँ पर भी 5 लाइन नहीं, तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर 5 लाइन नहीं, तो यहाँ पर साथियों 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर बोला जाता है, हार्ड क्वेश्चंस की ये श्रेणी में आ जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू, ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक वृत्ताकार मेज है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हो गए। और बोला जा रहा है कि सभी का मुख जो है केंद्र से बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ सभी का मुख है। कह रहा कि पी क्योंकि ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। तो ये समझ में लाइन हमें समझ में आ रही, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी को आप कहीं भी बिठा दो, पी आपका नीचे बैठ जाता है, आप देख लीजिए। और क्यों आपका दाईं ओर बैठता है, तो क्यों साथियों यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि दाईं ओर ही तो पी बैठ पाएगा, ठीक है ना। और आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा हुआ है। तो मान लीजिए साथियों, अगर आर हम लोग यहाँ पर बनाए और एस यहाँ पर बनाना होगा, तो आर और एस के बीच में साथियों क्या लिखा हुआ है, आर और एस के बीच में ठीक यू बैठा है, तो यू साथियों यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है साथियों, एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर बैठा है एस, तो टी आपका टी यहाँ पर हमें बैठाना पड़ेगा और टी के ठीक बाईं ओर साथियों एस बैठा है, ये भी चीज फुलफिल हो गई। अब 6 लोग थे, 6 को हम लोग बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6। अब टी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो टी इधर है, टी के विपरीत साथियों आर बैठा है, 2 लोग इधर 2 लोग इधर, तो यहाँ पर आर बैठे हुए हैं। तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आर हो जाता है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पति है। और दूसरी लाइन आप लोग देखिए साथियों, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, और ए भाग बी का मतलब है ए बी का बेटा, और ए माइनस बी का है साथियों ए बी का पिता है। आपको यहाँ पर साथियों रिलेशन निकालना है कि यहाँ पर ये क्या आ सकता है। ये साथियों मैंने भाग का निशान लगाया हुआ है, तो टी भाग आर का मतलब क्या होगा साथियों, हम इसको साथियों ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो भाग वाला साथियों कहाँ पर ये हो जाता है, तो ए भाग बी की जगह पर टी भाग आर रखेंगे, और ए भाग बी का मतलब है ए बी का बेटा है, यानी कि टी आर का बेटा है, यानी कि टी जो है ये आपका आर का बेटा हो जाएगा, टी प्लस लगा लेंगे, ठीक है ना, पुरुष के लिए। और उसके बाद लिखा हुआ है आर प्लस एस। अगर आर प्लस एस की बात करें तो साथियों ए प्लस बी हमें देखना होगा। तो ए प्लस बी का मतलब यानी कि ए बी का भाई है और आर एस का भाई, तो आर जो है ये एस का क्या हो जाएगा साथियों, भाई हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो जाती है। और उसके बाद एस माइनस एम है, तो एस माइनस एम का मतलब होता है ये है कि माइनस वाला किधर गया, ये हो जाता है, ठीक है ना। और ए बी का पिता है तो एस एम का पिता है, क्या एस एम, ये जो एस है ये एम का पिता हो जाता है, ठीक है ना।
तो टी का पिता आर है, एम का पिता एस है और ये दोनों आपस में भाई हैं। तो कह रहा टी का एस से क्या संबंध है, यानी कि एस क्या बोला, टी क्या बोलेगा एस को, तो एस क्या बोलेगा टी को। तो साथियों यहाँ पर क्या एस तो टी को भतीजा बोलेगा, तो क्या का भाई का बेटा हो जाता है, यानी कि भतीजा नहीं तो भाई का बेटा कह लो, भतीजा कह लो। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ चुका उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में DESK को क्या लिखा जाता है, CEDFRTJN लिखा जाता है, और उसी के अलावा CHAIR को BDGIJBZBQS बोला जाता है। तो यहाँ पर TABL को क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर 4 लेटर हैं और यहाँ पर 8 लेटर हैं। तो 4 लेटर से ये 8 लेटर बनाए जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से तो 10 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 हो जाते हैं। तो अगर हम लोग डी की बात करें तो डी के पहले सी आ जाता है और डी के बाद ई आ जाता है, ई के पहले साथियों डी आता है और ई के बाद आपका एफ आ जाता है। और एस की बात करें तो एस से पहले आर और एस के बाद टी आता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहीं पर, यानी कि के से पहले जे एल, क्या यही चीज़ साथियों यहाँ पर है। एक बार इसको भी साथियों देख लीजिए। अच्छा ये 4 थी तो इसका डबल हो जाता है 8। ये 5 लेटर है तो 5 का डबल इतना ही तो होगा। सी है तो सी से पहले बी और सी के बाद साथियों डी, यानी कि डी टी है तो टी से पहले एस आ जाएगा और टी के बाद आपका एस यू आएगा, और एस है तो एस से पहले जेड आएगा और आप इससे पहले बी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा बी है तो बी के बाद में आपका ए आएगा, और यहाँ पर उसके एल के बाद बात करें तो यहाँ पर के एल आएगा और एल आएगा, यानी कि एम आएगा। यानी कि आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, SUZVAC, ये तो गलत हो जाता है साथियों, और ये तो गलत हो गया, और SUBAMCKDF, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ वीडियोस बनती हैं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट मिलता है। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता है। इसको PPT बनाने में इसको पूरी तरीके से बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के लिए साथियों एक लाइक कर दिया करिए और इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए, तुरंत। यानी कि कह रहा कि कुछ नमकीन साथियों, कथन वाला सवाल, कुछ नमकीन पिज्ज़ा और कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है। अब निष्कर्ष है उसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है कि ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपकी नमकीन हो जाएगी। अब कह रहा कुछ नमकीन पिज्ज़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इतनी नमकीन साथियों पिज्ज़ा हो गई और इतनी नमकीन साथियों आपकी क्या हो गई। कह रहा कि कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं, यानी कि कोई पिज्ज़ा है साथियों वो आपका बिस्किट नहीं है, ठीक है ना। अब कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो अब निष्कर्ष को पढ़िए और कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत। 3 निष्कर्ष आपको मिले हैं। कह रहा कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, अब बोला जा रहा कोई बिस्किट नमकीन नहीं। हमें जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी हमें दी गई है कि कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं। तो अगर निष्कर्ष ये आता है कि कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है तो हम सही कह देते हैं, और अगर निष्कर्ष ये आता कि कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है तो भी हम सही कर देते हैं। लेकिन हमें कथन में ये जानकारी नहीं दी गई कि नमकीन और बिस्किट की, और यहाँ पर यह बोला जाता है कि कोई बिस्किट नमकीन है। जब हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो उसको हम लोग गलत कर देते हो, तो ये गलत हो जाता है। अब कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है और कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है, कथन में ये बोला गया था कि कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं, तो ये सही हो जाता, तो दूसरा वाला सही हो जाता। तीसरा देखिए, कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं, कुछ पिज्ज़ा बिस्किट है। तो हमें कथन में जानकारी दी गई थी कि कोई भी पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाती है कि कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं। जब कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं हो सकता है तो कुछ बिस्किट जो है पिज्ज़ा कैसे हो सकते हैं। तो कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो ये भी बात आपकी सही हो जाता है। यानी कि निष्कर्ष 2 वाला और निष्कर्ष 3 वाला आपका बिल्कुल सही है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला देखिए, MATURE यानी कि मैट्रिक को क्या लिखा जाता है साथियों, हायर साथियों उसको लिखा जाता है 59, और SN को क्या ऐसे लिखा जाएगा। अगर साथियों प्लस करने पर आए, M13 पर, A1 पर, T20 पर, U21 पर, R18 पर, E5 पर होता है। अगर हम लोग इनका जोड़ ले टोटल तो क्या 82 आएगा, 82। देखिए जोड़ते हैं, 18 5 आपका कितना 23, और 23 एक आपका 24, 24 और 20 जोड़ लीजिए 24, यानी कि 34 34 44 हो जाता है, और 20 कितना हो जाता है साथियों, ये 64 हो जाता है, और 64 एक 65 हो जाता है।
तो 65 और 3 कितना हो जाता है 68, और 68 और आपका 10 78 हो जाता है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 78 आ जाता है, ये आपका 82 हो जाता है। तो इसको अगर जोड़िए, कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 8 पर आता है, आई 9 पर आता है, और ये 8 पर आता है, और ये 18 पर आता है। और इसको देखिए साथियों, 18 और 5 23, और 23 और ये कितना हो जाता है 32 हो जाता है, और 32 ये 39, और 39 ये 48, यानी कि 48 8 कितना हो गया 56 हो गया, और ये कितना आपका आ गया 56, और ये 55 मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो 8 + 9 + 7 + 8 और 5 और 18, ये कितना हो जाता है कि आपका 55 हो जाता है। ये कितना दे रखा है, ये 59 दे रखा है। तो 4 यहाँ पर बढ़ाएं। अच्छा, यहाँ पर आपको 4 बढ़ाना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी आपको 4 बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि इसको कैलकुलेट करो, इसमें भी 4 प्लस करो, तो ए 1 पर आता है, एस 19 पर होता है, आई 9 पर आता है, ए 1 पर आता है, एन 14 पर आता है। तो ये साथियों आपका 15 हो गया, और ये आपका 20, और ये 35 हो गया, और ये इसमें बोले तो 44, और इसमें 4 प्लस करिए और 48 आ जाता है। 48 आंसर में बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये आकृति है, और इस आकृति से ये आकृति बनाइए, और इससे ये वाली और इससे ये वाली। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप से एक चीज़ है, और अगले में रेक्टेंगल टाइप की तो एक चीज़ है, लेकिन एक लाइन यहाँ पर खींच दी गई है। उसके बाद क्या किया गया है, ये तो है लेकिन एक लाइन और बढ़ाई गई। उसके बाद साथियों क्या यहाँ पर किया गया, ये चीज़ तो थी लेकिन एक और लाइन ऐसे करके कर दी गई। तो अब साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके अनुसार यहाँ पर क्या आना चाहिए। मेरा मानना है कि ये चीज़ ऐसे तो आएगी, ये चीज़ ऐसे तो आएगी, लेकिन एक लाइन आपको और हल्के से खींचना होगा। तो हल्के से जो लाइन हम लोग खींचे हैं, तो यहाँ पर ये तो पूरा बना दिया, 1 2 कर दिया गया, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये पूरा बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी में ऐसा होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 5 - 3, ये कौन सा सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल, यानी कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही होंगे। कह रहा है कि 5 - 3 × 0 + 1 = 2, यानी कि अगर 5 और 3 की जगह बदल दे, 5 2 की जगह बदल दे, 2 0 की जगह बदल दे, 2 की जगह 0 और 0 की जगह, अगर हम इसको ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल अगर करना हो तो आप लोग डी वाले से चलिए, उम्मीद है आपको आंसर फास्ट मिलेगा। तो अगर साथियों हम लोग बात करें कि 2 जगह पर 0 और 0 की जगह पर 2, 5 की जगह 5, 3 है 3, गुणा है 0 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस आपका 1 की जगह पर 1 आ जाएगा, बराबर ये 2 है तो 2 की जगह पर 0। क्या इसको कैलकुलेट करके 0 आएगा? अगर 0 आएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, वरना हम लोग ऑप्शन नंबर सी वाले। अब 5 - 3 दूना 6 + 1 आपका हो जाता है। चलिए 5 और -6 है तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो चुका है। तो मैं कहूँगा पहला वाला तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला तो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल है, कह रहा है कि 86 है और 107 है, फिर 82 है, फिर 111 है, उसके बाद 78 है, उसके बाद 115 है। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें कौन सा नंबर आ सकता है, देखिए यानी कि 86 से 107 यानी कि 82, यानी कि 86 से अगर हम लोग 82 बनाएंगे तो 82 से 78 बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और आसान होगा। तो 86 में अगर 4 घटाते हैं तो 82 आता है, और 82 में अगर 4 घटाते हैं तो 78 आता है। तो 107 से साथियों 111 जो हुआ है, तो यहाँ पर साथियों सिर्फ 4 जोड़ा गया है, और 111 से 115 हुआ है, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया। तो मैं कहूँगा 4 घटाया गया, 4 फिर घटाया गया है, और 78 में साथियों 4 घटाया जाता है तो 74 आता है। कि 74 आपका राइट आंसर होगा, ये तो ऑप्शन में भी 74 है, यानी कि 74 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक आकृति आपके सामने दे रखी है। आकृति की अगर बात करें, आपको बताना है कि यहाँ पर साथियों आप लोग देख लो कि यहाँ पर आपको बताना है क्या चीज़ आएगी और कैसे आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति आएगी, बी वाली आएगी, या सी वाली आएगी, या डी वाली आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये चीज़ ऐसी देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये चीज़ ऐसे बनी हुई है नुकदार, और ये आपका थोड़ा सा नुक बढ़ा दिया गया है, और
ये चीज़ साथियों कुछ ऐसे बनी है, तो यहाँ पर यही चीज़ ऐसे कुछ बनेगी। और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ पर बनी है, क्या ये यहाँ पर बनी है, ये नोक ऊपर है और यहाँ पर नोक नीचे है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी नोक नीचे है, ये भी नहीं हो सकता, या तो आंसर ए या तो बी होगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब दूसरी बात देखिए, देखिए क्या दूसरी यहाँ पर आप लोग बात ये देख पा रहे होंगे कि क्या कि यहाँ पर साथियों देखिए गैप है, ये चीज में और ये चीज में गैप हो रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कोई गैप नहीं ऐसा दिखाया गया है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा साथियों कुल मिला के ये वाली आकृति बिल्कुल आपकी सही हो जाती है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये आप लोग देखिए थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि 8 एथलीट है, सुनील, अभिजीत 0। मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा और इन बड़े बड़े सवालों को आसानी से आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो 8 एथलीट हैं और सुनिए अभिजीत, सोनू और मीनू, तो इन तलों को एक अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि 8 लोग हैं इस मेज पर, 1 2 3 4 5 और 1 6 और 7 1 8। अब ये बाहर की ओर बैठे हैं, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर इन सभी का मुख है। इनका मुख जो बताया गया है केंद्र से बाहर की ओर बताया गया है, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो ये क्रम जो दे रखा है ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो। तो यहां तक तो ये सवाल हो गया। अब कोयल जो है ये राहुल के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठी, तनु चीनू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठे, मोहन सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और अभिषेक चीनू के दूसरे बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तनु सुनील के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कोयल के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है? देखिए हम स्थान पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर किस आंसर को चुने, क्या ये वाली लाइन। अब हमें क्या होता है, हमें साथियों कॉमन लेना होता है। क्या साथियों, हमको देखना है कि यहाँ पर कॉमन कोयल राहुल, यहाँ पर क्या किसी दूसरे लाइन पर कोयल या राहुल में से कोई एक मिल रहा है, तो इस लाइन को हम सॉल्व करेंगे, वरना हम लोग इसको स्किप करेंगे। अब कोयल राहुल आपको नहीं मिल रहा, मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा, मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया तो नहीं मिला। तो चलिए यहाँ पर अगर इस पर आ जाएं हम लोग, तनु जो हैं ये चीनू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा, तो तनु और चीनू की कहीं और यहाँ पर देख लिए चीनू लिखा है, तो चीनू हमें मिल गया साथियों, चीनू हमको कॉमन मिल गई। अब इस लाइन को सॉल्व करिए कि चीनू और के दाईं और तीसरे स्थान पर तनु बैठी है, तो मान लीजिए अगर चीनू की बात करें तो चीनू मान लीजिए यहाँ पर बिठा लें। अगर हम इनको यहाँ पर बिठाते हैं तो कह रहा है चीनू की दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तनु बैठी हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि तनु यहाँ पर बैठेंगी, तो चीनू आपको कॉमन मिलेगा, यानी कि चीनू के बाईं और दूसरे स्थान पर अभिषेक बैठा है, यानी कि 1 2 यानी कि अभिषेक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ये फायदा होता है कॉमन लेने से। अब उसके बाद देखिए तनु जो है ये सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि सुनील आपका साथियों कहाँ पर बनेगा, सुनील की अगर बात करें तो ये यहीं पर बनेगा, तभी तो साथियों सुनील के दूसरे दाईं ओर तनु बैठ पाएगी। ये बात हो गई, काम भी हो गया। अब और देखिए और क्या बचा है, देखिए ये लाइन हो गई। अब कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पर आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बार सवाल फिर से, यानी कि एक सवाल फिर से आप लोग पढ़िए, कहे क्या रहा है यहाँ पर, कोयल राहुल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, चीनू के दाईं और चीनू के दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे सॉरी, यानी कि ये तनु है, ये लाइन भी हो चुकी है, यानी कि मोहित सुनील के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर साथियों मोहित बैठ जाता है। और उसके बाद कहा गया था कि कोयल राहुल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम साथियों अगर कोयल को मजबूरन हमें साथियों यहीं पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कोयल के जो ये राहुल के बाईं ओर, यानी कि राहुल साथियों यहाँ पर मजबूरन बैठाना पड़ेगा, तो राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कोयल बैठी है, तो यहाँ पर एक बंदा बचा है, तो यहाँ पर अंकित बचा है, तो अंकित या जो कोयल है यहाँ पर 8 थे, 8 आपके बीट गए। अब सवाल में पूछा जा रहा कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, कोयल यहाँ पर, और कोयल के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, मोहित बैठा है, तो मोहित आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और अगला सवाल कह रहा है कि साथियों इन सभी को आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है।
तो कैसे साथियों, अंग्रेजी नहीं, यहाँ पर साथियों नीचे गए दिए गए शब्दों को, अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आता है। तो हमें ये देखना होगा कि पहले स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है। देखिए SMM यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये SMA यहाँ पर। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है। PS मैं कहूँगा S पहले आता है, SF, तो ये साथियों C सबसे पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर आपका सबसे पहले, और उसके बाद क्या आ जाएगा साथियों, L आएगा, और ये 1 नंबर आ जाएगा, और ये भी हो गया। और उसके बाद R पहले आता है और या S आता है, तो मैं कहूँगा R पहले आता है तो 2 आएगा, और उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो मैं कहूँगा तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला इसकी बात चल रही तो स्मॉल, इसमें से आंसर आपका जाएगा स्मार्ट जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर कौन है, स्मार्ट वर्ड ही है। तो अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए, कह रहा है कि RPD को हम लोगों ने क्या लिखा है, WUL लिखा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो रूल लगा है या लॉजिक लगा हुआ है, ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। तो पहले हमें पहचानना है कि आखिर लॉजिक इसमें लगा कौन सा है, यानी कि लॉजिक साथियों कौन सा लगा है। ये आपका R है, ये आपका 18 पर होता है, P 16 पर, D 4 पर, W 23 और U 21 और L 12। तो ये साथियों 18 से 23 हुआ है, मैं कहूँगा 5 बड़ा है प्लस का, और 16 से 21 हुआ है, मैं कहूँगा 5 बड़ा है, और 4 से 12 हुआ तो मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि क्या यहाँ से ये बन 4 ये 12, ये आपका सॉरी जो है आप लोग देखिए, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं लगता है, ठीक। 8 बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर साथियों 8 बढ़ गया, ठीक है ना। ये आपका लॉजिक समझ में आया। अब इसमें देखिए साथियों L 12 पर होता है, C 3 पर होता है, तो इसमें तो माइनस किया गया है। B 2 पर होता है, वो 15 पर होता है, 13 बढ़ा दिया गया, ये भी आंसर नहीं हो, शुरू में 5 बढ़ना चाहिए। X की बात करें, X 24 पर होता है, U 21 पर होता है, तो घट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। X की बात करें, X 24 पर होता है और C आपका 3 पर होता है। अगर ये 24 पर है और ये 3 पर है तो कितना बढ़ा साथियों, 2 तो इधर बढ़ा, 26 हो गया, और 3 उधर बढ़ा, यानी कि ये आपका 5 डायरेक्टली बढ़ा हुआ है। Y 25 पर होता है, D 4 पर होता है, तो यहाँ पर भी 4 बढ़ा 5, तो यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साथियों ये नहीं बढ़ रहा है, 13 पर होता है और 18 पर होता है, तो लेकिन यहाँ पर 8 बढ़ा हुआ। तो सबसे नज़दीकी उत्तर जो आपका लग रहा है ऑप्शन नंबर D लग रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के वैसे यहाँ पर आपका भी 5 का अंतर होना चाहिए। क्या आपको 5 का यहाँ पर अंतर दिख रहा है ना, तो ये आप लोग देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हुई हो। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे आप लोग बताइए कि राइट आंसर आपका क्या जाता है, इस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, और यानी कि 3 लाइन है और 4 लाइन, तो 4 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया गया। अब 6 लाइन है तो 6, यानी कि पहली बात साथियों यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 कौन से ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, तो मैं कहूँगा ये आंसर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लाइनें और अंदर 6 लिखा हुआ, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लिखा हो, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर D के साथ जाएगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहा है साथियों यहाँ पर BEHALF को DCJYND लिखा जाता है, उसी प्रकार CINIC को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। यहाँ पर अगर बात करें B2 पर होता है, ये E5 पर, H8 पर, ये 12 और ये आपका 1 और 6 पर, D4 पर, C3 पर, J10 पर होता है, Y आपका 25 और N14 और D4 पर होता है, ठीक है ना। और 2 से 4 हुआ है, ये आपका 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। और ये 5 से 3 हुआ है तो आपका ये घटा दिया गया, और ये 8 से 10 हुआ है यानी कि 2 बढ़ा है, और ये 1 से कितना हुआ, 1 से 25 हुआ है, यानी कि A से Y हो गया तो 2 घटाया गया है, यानी कि वही क्रम चल रहा है, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, तो यही क्रम हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले 2 प्लस किया गया है तो E आएगा, क्या आएगा, E आएगा, उसके बाद 2 माइनस करेंगे तो J आएगा, और I में 2 प्लस करेंगे तो K आएगा, ठीक है, और N में 2 माइनस करेंगे तो L आएगा, ठीक है, और I में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा साथियों, I के बाद क्या आना चाहिए, K आएगा, ठीक है ना। अब C में 2 माइनस करेंगे, A आना चाहिए, A यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ये अलग है। मैं कहूँगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर D के साथ जाएगा, तो D आपका बिल्कुल सही जवाब है।
और उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट का एक और सवाल और एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए इसमें सही जवाब क्या हो रहा है। कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, पूजा है, भावना है, चारू है, गीता है और हिमा है, और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख्य की ओर करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और ये साथियों 5, ठीक है ना। अब चारों भावना के पड़ोसी नहीं है, तो भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये लाइन सॉल्व करना होगा क्योंकि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है कि हेमा के बाईं ओर कौन बैठा है, भावना बैठे हैं। तो हेमा की बात करें तो हेमा को अगर बात करूं मैं तो हेमा को ऊपर बिठा दो। तो हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, भावना बैठी है, यानी कि भावना जी यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारू जो है अब ना तो यहाँ पर आ सकती हैं और ना चारू यहाँ पर आ सकती क्योंकि भावना की पड़ोसी नहीं है। जाहिर सी बात है चारू जी यहाँ पर आ जाएंगी, ये भी क्लियर हो गया। अब भावना ये तो हो चुका, और गीता भावना हेमा की पड़ोसी, यानी कि गीता जो है ये भावना और हेमा की पड़ोसी हैं। जाहिर सी बात है गीता यहीं पर आएंगी क्योंकि भावना और हेमा की पड़ोसी तभी तो हो पाएंगे। अब 5 लोग थे, 4 लोग आपने बिठा दिए, 1 लोग बचा है, पूजा बची है, तो पूजा यहाँ पर बिठा ली जाएंगी। तो कुल मिला के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भावना के ठीक दाएं और कौन है, तो भावना किधर है, ठीक मैं कहूँगा गीता है। तो गीता आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं मैथ के, अच्छे कॉन्सेप्ट आपके साथ है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और बताइए सॉल्व करके। कह रहा है कि एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है। एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है, तो मैं कहूँगा साथियों क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि मान लीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 है और इस अंकित मूल्य के 20% की छूट पर बेची जाती है, तो जाहिर सी बात है वो 80 पर बेची जाएगी। 20% की छूट है, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, इतने में है और इतने में बेची गई। तो इसका ही तो आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसको कट कर लीजिए, 0 से 0, 2 से 2, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। तो ये साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका वस्तु का अंकित मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 4 है, तो 20% की छूट दी जाती। तो 5:4 कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार आधा है, यानी कि ऊंचाई तो ऊंचाई है लेकिन आधार एक तरीके से है, वो क्या है आपका ऊंचाई के संगत आधार आपका आधा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के अगर बात करें हम लोग यहाँ पर ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऊंचाई हमने h मानी, कोई दिक्कत नहीं। और आधार की अगर बात करें तो आधार ये आपका क्या है, ऊंचाई का आधा है, ऊंचाई का आधा ये हम लोग मान लेते हैं, यानी कि h/2 मान लेते हैं, ठीक है। और अब अगर बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, किसकी, त्रिभुज की क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्या सूत्र आपको याद है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्या आधार गुणा ऊंचाई। साथियों ये आपको याद रखना है, 1/2 ये आ गया। और आधार कितना है, आधार आपका h/2 है, तो h/2 है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई साथियों हमने h मानी हुई है, ये बात क्लियर है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बताया गया है, 144 बताया गया, तो ये 144 हो गया। तो ये 2 गुणा 2, यानी कि नीचे है बराबर लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 144 से गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, h गुणा h, यानी कि h गुणा h बच गया, ठीक है, ये भी बात क्लियर। यानी कि इधर की अगर बात करें h² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 144 गुणा 2 हो जाएगा। एक काम करिए, कभी भी आप देखोगे कोई लेटर यहाँ पर, तो उसके ऊपर अगर स्क्वायर हो रखा है तो कहने का मतलब ये होता है कि ये नंबर किसी न किसी संख्या का स्कोर होगा। तो ये 12 के स्कोर हो जाता है, और ये 2 बार 2 तो लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और बराबर में h² की जगह पर h आ जाएगा। तो h बराबर क्या निकलेगा, 24 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी कि ऊंचाई कितनी है साथियों, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल है साथियों, कहा जा रहा है कि यहाँ पर बात करें इस सवाल के,
यानी कि यहाँ पर कैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि 1495 भागे 23 और प्लस 44 गुणा 9 माइनस 21 भाग 3 है, तो इसको कैलकुलेट करके बताना है, आंसर आपका क्या जाएगा। तो सबसे पहले भाग है, तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1495 बटे इसको 23 से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है। अगर 23 छंग करें तो 6 18 और 6 दूनी 12 और ये 1 18 यानी कि 12 1 13 यानी कि 138, ठीक है ना। तो ये आपका 23 संग 138 कितना बचेगा 1 और ये 115। तो अब 23 चौक करे क्या, 23 चक्कू नहीं, 23 पंचे नहीं, 23 चक्का, हाँ 5 5 या 15, 5 दूना 10 और ये 11, बिल्कुल पूरा कट जाएगा साथियों ये तो पंचे से। यानी कि इसकी जगह पर 65 आ जाएगा। 65 प्लस 44 गुणा 9 कर लो। 44 गुणा 9 अगर हम लोग करते हैं तो 9 चौक 36 और 9 39 यानी कि 396 आ जाएगा। 396 माइनस 21 की भाग करना है 3 से, यानी कि 3 को एक तरीके 3 सत्ते 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो 11 आ जाएगा, 10 और ये 16, यानी कि ये साथियों 4 हो जाए। यानी कि इसमें से 7 आप लोग क्या करिए घटा दीजिए। तो 461 में से 7 घटता है तो 454 बच्चा है। 454 किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। एक्स और वाई दो लोग हैं, ये एक काम को करते हैं तो 20 दिन में पूरा करते हैं। और अगर एक्स उसी काम को कौन साथियों वाई की यहाँ पर बात चले, वाई अगर इस काम को पूरा करता है अकेले तो उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा कि अगर अकेले एक्स काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 20 के पहाड़े में भी आए और 25 के पहाड़े भी में आए, यानी कि 20 से भी वो नंबर कट सके और 25 से भी कट सके। तो हम क्या नंबर ले ले, 100 ले लेते हैं। चलिए 100 कट जाता है, 20 पंचे 100 और 25 चक्कू 100 हो जाता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि वाई एक दिन में 4 काम करता है और एक्स और वाई दोनों दिन में मिलकर 5 काम करते हैं। वाई एक दिन में 4 काम करता है और दोनों मिलकर 5 काम करते हो। मैं कहूँगा एक्स एक काम करेगा एक दिन में, तभी तो ये 5 हो पाएगा। तो पूछा जा रहा है कि एक्स अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, और ये क्या चीज़ है, ये साथियों टोटल काम है। अगर टोटल काम 100 है और एक्स एक दिन में एक काम करता है तो 100 काम एक्स कितने दिन में कर पाएगा, 100 दिन में कर पाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 100 दिन होगा। एक्स अकेले उसी काम को 100 दिन में कर पाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है 5400 भाग 2 और 55 गुणा 11 प्लस 44 गुणे 3। सबसे पहले भाग लगा हुआ तो 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, डबल 0 हो गया। और माइनस 55 की गुणा साथियों 11 से करेंगे तो 55 ऐसे करके लिखिए 5 10 6 यानी कि 605 यहाँ पर आ गया। प्लस 44 तियाँ कितना होता है, 4 तियाँ 12 हो जाता है और 4 तियाँ 12 और ये आपका 13, यानी कि 2700 में से 605 आप लोग घटाइए। तो 2700 में से 605 अगर हम घटाते हैं तो हमें कितना बचता है, तो हमें ये 5 बचता है और ये यहाँ पर एक तरीके से 9 आ जाता है और यहाँ पर 26 हो जाता है। तो मैं कहूँगा 20 आ जाता है, ठीक है ना। और ये बात भी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपका 2095 और प्लस 132, तो 132 अगर इसमें प्लस करते हैं तो 7 आ गया, 12 आ गया और 2, यानी कि 2227 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2227 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, 2227 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसको लैग कर दो, छोड़ दो। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो आपका है 4600, यहाँ पर सॉरी एक दो सवाल आपके बचे हुए हैं, इसको देखिए और आप लोग एंड करिए सेशन को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4600 रुपये है, यदि 12% की हानि है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि एक वस्तु को 4600 रुपये में खरीदा गया था, अगर इस वस्तु को 12% की हानि पर बेचे, समझने की कोशिश करिए। अगर एक वस्तु को खरीदा गया था 4600 में, अगर इसको 10% की हानि पर से बेचा जाता तो इसको 90%
प्रतिशत में बेचा जाता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर किसी वस्तु का मूल्य 4600 रुपये है और इस वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है तो इसको 80% में बेचा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 4600 रुपये है और उस वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया है तो जाहिर सी बात है तो उस वस्तु को 88% में बेचा गया। तो इन दो जो जीरो हैं इनसे इनको कैंसिल करिए और इसको कैलकुलेट करिए, आपको मालूम होगा वस्तु का क्रय मूल्य। तो 88% में बेचा गया है, 46 की गुणा आप लोग 88 से करिए तो 8 छंग 48, 4 छंग 32, 33, 34, 35, 36 आपका हो जाएगा, यानी कि 368 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और 8 ये कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये आपका 10 यानी कि 448, 4048 आ गया। 4048 आपका रुपये वस्तु पर क्रय मूल्य होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपये है और 12% की हानि पर उस वस्तु को बेचा जाता है तो वो वस्तु 4048 की बिकेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। बोला जा रहा है साथियों कि 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी कि कुल मिला के 13 लोग यहाँ पर हो जाता। 12 तो खिलाड़ी और एक होगा कोच में, यानी कि 13 लोग हो जाते हैं। और 13 लोगों का जो औसत आयु है वो साथियों 32 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल मिला के 13 लोगों की कुल आयु का योग कितना होगा तो 13 की गुणा आपको 32 से कराना होगा। ये भी ठीक हम लोग करते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये आपका 32 आ जाएगा। 6 और 11 ये आगे 4 यानी कि 416 आपका ये आ जाता है। यानी कि 13 लोगों की कुल मिला के आयु 416 और 13 लोग हैं। और यहाँ से 13 लोग जो हैं यहाँ पर कहा गया कि प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत 28% और शेष 7 खिलाड़ियों का औसत जो है 26 वर्ष है औसत। तो यहाँ पर प्रथम 5 खिलाड़ियों की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 लोग हैं और इसमें से जो शुरू के 5 लोग हैं या कैसे भी 5 लोग हैं तो इनकी औसत आयु जो है 28 वर्ष है। तो अगर मैं कहूँ 13 में से 5 लोगों की कुल आयु कितनी होगी तो 28 की गुणा हमें 5 से करना होगा। तो 8 45 हो जाएगा और 8 45 हो गया और 5 दूना 10 और 14 यानी कि 140 हो जाएगा साथियों। ये आपकी 5 लोगों की है। अब इसी प्रकार कितने साथियों 7 खिलाड़ियों की बात करें तो 7 खिलाड़ियों का औसत कितना बताया गया 26 बताया, तो इसकी भी गुणा साथियों करना पड़ेगा। 6 छाक 36, 6 सते 42 और 7 दूना 14 ये 18 यानी कि 182 आपका हो जाएगा। ठीक, अब 5 या 7 या कुल मिला के 12 लोगों की आपकी आयु का योग मालूम पड़ गया। अब इनको जोड़ दोगे तो 12 लोगों की आयु मिल जाएगी और ये आपकी 13 लोगों की आयु मिल जाएगी। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो कोच की आयु आपको मालूम पड़ जाएगी। तो 140 और 182 आप लोग जोड़िए कितना होता है तो 2 आ गया 12 यानी कि 332 और 322 आ गया और इसको साथियों मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, अब इसको हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पर साथियों इधर का पार्ट हम हटा दिए तो 13 लोगों की आयु 416 और ये 12 लोगों की आयु 322। अब इसको घटाएंगे तो कोच की आयु हमें मालूम पड़ जाएगी। ये 4 41 में से साथियों जो 32 जाएगा तो आपका 94 यानी कि 94 वर्ष आपकी जो आपकी कोच की आयु आ जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। तो आज की क्लास साथियों यहीं पर एंड होती है। कैसी लगी क्लास आपको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को साथियों लाइक करिएगा और वीडियो को साथियों एक बार शेयर आप लोग अवश्य करिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग एसएससी जीडी के सारे लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नए शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।